हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 31 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के एडिटोरियल्स। और ये सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स आज हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स तो हमारे पास नहीं है। कुछ ही एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो कॉर्नर में आर्टिकल है और जो सेंटर में आर्टिकल है वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको वहां की जुडिशरी ने उनकी पोस्ट से हटने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। तो उसके बाद जो पाकिस्तान में डायनेमिक्स चेंज होगा और उसका जो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा उसे हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये कांग्रेस से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने जो अलाइनमेंट अपना किया भाजपा के साथ, तो जो डायमेंशंस उसमें है वो यहाँ देखे गए हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं तो ये जो आर्टिकल है ट्रम्प प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है यूएसए में, उससे जुड़ा हुआ है। हमें इससे भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये जो नीचे आर्टिकल है ये प्रसार भारती से रिलेटेड है, उनकी ऑटोनॉमी किस तरीके से कर्व हो रही है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं जो हम हर दिन एक ऐसे के लिए कोटेशन देखते हैं वो आज क्या है। अगर एथिक्स पर आपसे कोई टॉपिक पूछा जाता है, ऐसे आपको लिखने का मौका मिलता है, तो ये एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। स्टेटमेंट है all persons ought to endeavor to follow what is right and not what is established। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को वो चीज फॉलो करनी चाहिए जो कि सही हो, ना कि वो चीज जो कि स्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। आप देखिए, वैसे तो जो सती सिस्टम था वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड था, इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो सही था। हमने उसको अपोज किया और आज सती सिस्टम को लगभग खत्म किया जा चुका है या 100% खत्म किया जा चुका है इन केसेस हम बोले तो। लेकिन अभी कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो गलत हैं लेकिन प्रिवेलिंग है। पर्दा सिस्टम हो गया या फिर जो डिप्राइव्ड सिचुएशन है वुमेन की वो आज भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो हम उसे फॉलो ना करके बल्कि उसका जो राइट फॉर्म है उसे अडॉप्ट करें। अगर कोई सोशल इश्यूज पर आपको ऐसे लिखना होता है तो ये लाइन काम आ सकती है, या फिर साइंस एंड टेक में कोई इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है या फिर ऐसे लिखने का मौका मिलता है तो वहां भी ये जो लाइन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कई तरीके से आप एक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हमें देखना होता है कि हम कितने डायमेंशन से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखा, आपको इसको याद रखना है। लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल पर्संस ऑट टू एंडेवर टू फॉलो व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, चलिए अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमने जो आर्टिकल स्टार्ट किया है वो प्रसार भारती से रिलेटेड ही स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये बात की गई है कि प्रसार भारती की जो ऑटोनॉमी है उसको लगातार कर्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये करना कई तरीके से नुकसानदेह होगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में हम ये देखते हैं कि वैसे तो जो प्रसार भारती है तो एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन है जिसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनाया गया था, लेकिन ऑटोनॉमी जो है प्रसार भारती की वो नाम मात्र की है, क्योंकि ना तो इसके एम्प्लॉइज और ना ही गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो वो फ्री रूप से हो। ठीक है, कंट्रोवर्सी ये जो है वो नए तरीके से तब इमर्ज होकर सामने आई जब हमने देखा कि लास्ट वीक में गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो कॉरपोरेशन है प्रसार भारती का, वो एक जो न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है हिंदुस्तान समाचार। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज एजेंसी है हिंदुस्तान समाचार, ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी न्यूज एजेंसी है, मतलब ये उसके बैक्ड होकर चलती है। तो उन्होंने नोटिफाई किया कि जो प्रसार भारती है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि प्रसार भारती जो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आरएसएस बैक्ड किसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करती है तो ये उसकी इंडिपेंडेंस को कर्व करने जैसा है। हालांकि प्रसार भारती ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कई सारे जो मुद्दे यहां पर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि जो प्रसार भारती है वो अपने ऊपर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन का टैग नहीं लगवाना चाहती। जो सरकारी होने का एक टैग है वो प्रसार भारती अपने ऊपर नहीं चाहती है। अब देखिए 1997 में ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के ऊपर जो एक लेबल लगा कि ये गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, उस लेवल से वो आज भी बाहर नहीं आ सके हैं और उनकी जो पूरी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे इसकी जो मीनिंग है वो काफी कम ही निकल कर आती है। अभी एक अच्छा टाइम है कि हम डिबेट सामने लेकर आए कि क्या ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है उनका अपना एक चैनल होना चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं ट्राई की एक रिकमेंडेशन के बारे में। ट्राई ने रिकमेंड किया था कि जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका अपना खुद का कोई भी न्यूज चैनल नहीं होना चाहिए। अब ये तो थ्योरी वाली बात है। देखिए, प्रैक्टिस में अगर आप सामने आइए तो आपको रेयरली ही कोई ऐसा न्यूज चैनल मिलेगा या मीडिया हाउस मिलेगा जो फ्री रूप से काम करता हो। हर मीडिया हाउस किसी न किसी पॉलिटिकल एंटिटी को बैक कर रहा होता है, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो हम ये कहें कि हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, उनको कोई भी जो न्यूज चैनल है उनको बैक नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनसे ये मीडिया हाउसेस रेयरली फ्री हैं, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बात ट्राई की रिकमेंडेशन के बिल्कुल विपरीत है जो हमने यहां पर देखी। अब देखिए, सरकारी जो चैनल्स हैं, ये बात अभी भी हमारे सामने है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं या फिर जो मिनिस्ट्री है वो ये चाहती है कि जो ये एंटिटीज हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो उनके थंब के अंडर में रहें, यानी वो उनकी इन्फ्लुएंस के अंदर काम करें। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सभी चाहते हैं कि जो ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन का लेवल है इनके ऊपर भले ही लगा रहे, लेकिन इनसे जो उनके इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल होते रहें। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्ब करने वाली बात होगी। तो ऐसे स्टेप्स आज के दौर में सही नहीं है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि आज ये हाई टाइम है कि हम जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं या ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है या उनकी जो ग्लोरी है, हम उसको रिस्टोर करें, और जो इन मीडिया हाउसेस की वॉइस है हम उनको सामने लेकर आए, उनके ऊपर से किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को खत्म करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर प्रसार भारती से रिलेटेड डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से जरूर मिले होंगे जो कि आपको आपके आंसर्स में काम आ जाएंगे। चलिए हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो आर्टिकल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पेपर 2 से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। देखिए, ये जो इशू है वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन किया गया नवाज शरीफ का, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये किया गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मुद्दा था पनामा पेपर्स लीक का। पनामा पेपर्स लीक में कई सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये बात निकलकर सामने आई कि इनके कई सारे देशों में इन्वेस्टमेंट हैं जो इन्होंने अपने 2013 के इलेक्शन के नोटिफिकेशन में शो नहीं किए थे। देखिए, ये तीसरी बार है जब नवाज शरीफ को उनका कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया है और उसके बीच में उनको हटा दिया गया है। एक बार 1993 में इनको हटाया गया था जब प्रेसिडेंट ने इनको हटाया था। उसके बाद 1999 में हमने देखा कि जो परवेज मुशर्रफ थे, मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने एक मिलिट्री कूप के जरिए नवाज शरीफ को उनके पद से हटाया। और अभी ये हम देख रहे हैं 2017 में जब वहां के सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू इनको इनके पद से हटाया गया है। तो ये जो चीजें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न रेज कर रही हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सीधा सा जो प्रभाव है वो हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की इंस्टेबिलिटी, इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेशन है, मिलिट्री जो आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आतंकवादियों की एक्टिविटीज हैं वो इनहेंस होने लगती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या अदर रीजन हो। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे, ये इंडिया के लिए कई नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में है, इसके बाद अगर नवाज शरीफ वहां जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन इमर्ज होकर आएगी और उसके क्या पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट होंगे। पॉजिटिव तो नहीं ही होंगे, जो भी इंपैक्ट होंगे वो निगेटिव ही होंगे। थोड़ा सा आइए देखते हैं नवाज शरीफ के बारे में। तो फिर आइए देखते हैं कि आगे आर्टिकल में क्या है। देखिए, नवाज शरीफ जी को पहले 2 टर्म्स में ऑलरेडी हटाया जा चुका है। पहले टर्म में उनको प्रेसिडेंट ने फोर्स किया था, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था। दूसरे टर्म में 1999 के दौरान मिलिट्री कूप के जरिए उन्हें उनके पद से हटाया गया था। और ये तीसरी बार है जब उनको फॉर्मल और बिल्कुल लीगल प्रोसेस के जरिए उनके पद से हटाया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल का इस्तेमाल किया इस चीज के लिए, और उस आर्टिकल का ये कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑनेस्ट और राइटियस नहीं है तो फिर वो अपने पद पर नहीं रह सकता। अब ये आर्टिकल अपने आप में ही काफी कंट्रोवर्शियल है। उसके अलावा उनके ऊपर आरोप ये थे कि 2013 में जब उन्होंने अपना इलेक्शन नॉमिनेशन
किया था तो उनके जो लिंक थे यूएई बेस्ड एक कंपनी के साथ, जो उनके शेयर्स थे उस कंपनी में, उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रिवील नहीं किया था और इस आधार पर उन्होंने अपनी ऑनेस्टी लूज की है और उनको अपना पद छोड़ना होगा। अभी देखिए नवाज शरीफ जी का क्या तर्क है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस कंपनी से अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया है और अगर उन्होंने इस कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं लिया है तो फिर उनको अपना डॉक्यूमेंटेशन शो करने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी, उनके बच्चों के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो एलिगेशन हैं वो लगाए गए हैं। अब देखिए तहरीके इंसाफ जो वहां की एक ऑपोजिशन पार्टी है जिसके लीडर इमरान खान है, उन्होंने ही नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन डाली थी। उन्होंने इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट को काफी वेलकम किया है। उनका मानना है कि इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसकी जीत हुई है। इसमें कुछ लीगल और प्रोसीजरल क्वेश्चंस भी हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या उसको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाए, जो करप्शन के एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं। उन्होंने महज जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अपना वर्डिक्ट सुना दिया, तो ये भी अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल इशू बनता है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है कि नवाज शरीफ जब इस पोस्ट को छोड़कर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़कर वहां पर जा रहे हैं और वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो वहां पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम करेगा। अब वहां पर कौन सत्ता में आएगा, उसका अप्रोच क्या होगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये अभी दिक्कत में डाले हुए हैं सभी जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखिए इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की वो काफी पॉपुलैरिटी के साथ पावर में आई थी। उनका ये जो दौर था वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दौर था, काफी अच्छी वहां की जो मैक्रो इकोनॉमी है उसने काम किया। साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पाकिस्तान में था उसको भी काफी हद तक सॉल्व किया गया। जो टेरर अटैक्स थे उनमें भी काफी कमी आई वहां पर और उन्होंने मिलिट्री को भी काफी अच्छे से डील करने की कोशिश की। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस थे उसमें मिलिट्री के रोल को कम करने की कोशिश की। अब हम ये देख रहे हैं कि अब जब ये गवर्नमेंट में नवाज शरीफ नहीं रहेंगे तो जो नया रूलर होगा उसका क्या अप्रोच होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जो थी उन्होंने उनके भाई को जो शहबाज शरीफ है उनको नॉमिनेट कर दिया, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, उनके सक्सेसर के तौर पे, ताकि वहां इंस्टेबिलिटी कम हो और जो नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहां पर पावर को कैप्चर करने की कोशिश ना करें। हम देखते हैं कि हालांकि जो यंगर शरीफ हैं, जो उनके भाई हैं, उनका जो अप्रोच है वो मिलिट्री की तरफ काफी सख्त है। उन्होंने लास्ट ईयर मिलिट्री से काफी उनकी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, ठीक है, तो वो किस तरीके से इन सिचुएशंस को डील करेंगे ये भी हमें आगे देखना है। यूनाइटेड स्टेट्स भी लगातार फोर्स कर रहा है कि वो जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी जो बॉर्डर पे टेंशन है इंडिया और अफगानिस्तान की वो अलग। तो इन कंट्रोवर्शियल जो सिचुएशन है उसके बीच में जो नए रूलर हैं वो हमारे सामने पाकिस्तान में आ रहे हैं। आगे आर्टिकल में ये है कि ये कहा जा रहा है कि हालांकि नवाज शरीफ के साथ कई सारी दिक्कतें हैं लेकिन जिस आधार पर उनको हटाया गया है वो भी जो प्रोसेस है वो भी काफी फ्लॉफुल है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जुडिशरी ने अब ये क्लियर करने की कोशिश कर दी है कि ऐसा व्यक्ति अपनी सत्ता में बना रह सकता है जो कि मिलिट्री के साथ कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई रूलर मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो उसको अपनी जो पावर है वो खोनी पड़ेगी। अभी जो वर्डिक्ट दिया गया है ये पनामा पेपर्स को लेकर दिया गया है, जबकि ये वास्तव में देखा जाए तो पनामा पेपर्स से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत पहले से क्लियर थी कि करप्शन के चार्जेस में एलिज्ड हैं। लेकिन ये रूलिंग तब दी गई है जबकि उनकी कंट्रोवर्सी वहां के मिलिट्री के साथ शुरू हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर अपॉइंट की थी उसमें 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया था। अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम में मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या काम था, ठीक है, ये भी देखने वाली बात है कि ये एक दिक्कत है। इसके पहले देखिए जो 3 डिसमिशल्स हुए थे उसमें आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल किया जाता था, ये हमें याद नहीं रखना है। इसमें जो प्रेसिडेंट होते थे उनके पास राइट होता था कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे और प्राइम मिनिस्टर को उनके पद से हटा सकते थे। बहुत दिनों के बाद हालांकि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो सिटीजन्स हैं उनको इस आर्टिकल से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी जो आर्टिकल 62 और 63 है उसका मिसयूज होता रहता है। और ये ऐसा आर्टिकल है जिसको वहां के जो डिक्टेटर थे जिया उल हक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था, वो अपने आप में ही फ्लॉफुल है, जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ को उनके पद से हटाया है। आर्टिकल 61F का इस्तेमाल करके हटाया गया है, ये सब हमें याद बिल्कुल नहीं रखना है। और उसमें ये लिखा गया था कि कोई व्यक्ति अपने राइटियर्स या ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। इंडियन कनेक्शन ये है कि पनामा पेपर्स लीक जब हुआ तो
नवाज शरीफ के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए, वहां की जो सोशल मीडिया उन्होंने कहा कि वो इंडिया के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके सीक्रेट पार्टनरशिप है इंडिया के साथ। अब देखिए मिस्टर खान जिन्होंने काफी कैंपेन चलाया नवाज शरीफ जी के खिलाफ और उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए नवाज शरीफ को उनके पद से हटाया। इस बात की गारंटी नहीं है कि फर्दर अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के उनको नहीं हटाया जाएगा। तो जरूरत यह है कि जो लॉफुल क्लॉज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटाया जाए, ना कि उनका बार बार मिसयूज किया जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वहां पर अभी भी जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे से अपने स्फीयर्स में काम नहीं कर रहे हैं, और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको पब्लिक ने वोट किया है वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, उनके ऊपर कई तरीके की पाबंदियां हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो आज हमने जुडिशरी से रिलेटेड ही रखे हैं, क्योंकि वहां के जुडिशरी ने काफी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दिया है, तो मैंने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जुडिशरी से रिलेटेड ही रख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट को में जो जजेस की एलिजिबिलिटी है वो क्या है, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला यह है कि जो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो एटलीस्ट 5 इयर्स तक कंटिन्यूली, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, या फिर वो प्रेसिडेंट की निगाह में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, और चौथा स्टेटमेंट है कि उसकी जो उम्र है वो 40 साल से ऊपर हो। तो मैं आपको बता दूं चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उम्र का कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका जवाब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनके रिमूवल के प्रोसेस के तौर पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके ऑफिस से प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके हटा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, उनके 2 ग्राउंड पर हटाए जाने के प्रावधान है, पहला इनकैपेसिटी और दूसरा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब देखिए मिसबिहेवियर का मतलब यह है कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो ना करें। मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब वो किसी को थप्पड़ मार दे तो वो मिसबिहेवियर है, दैट इज नॉट द मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट के टर्म में मिसबिहेवियर का अपना अलग मतलब होता है। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में दिया भी गया है, आप उसको देखिए कि इसमें ये मिसबिहेवियर है, इसका मतलब क्या है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको इंपीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, और चौथा है कि जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूव करने का वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत रन किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है तो मैं आपको बता देता हूं कि 4 के चारों ही जो स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पर सही है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, आप इसे पॉज करके देख भी सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट इशू कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के मामले में साथ ही साथ अदर रीजन से भी जो रिट है वो जारी कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉडर है, मतलब ज्यादा उसका विस्तार सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। चौथा ये है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको पार्लियामेंट एक्सटेंड तो कर सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकती। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मैं आपको बताता हूं 4 के चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। जवाब नेक्स्ट स्लाइड पर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसे कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर वहां पर पेश करना होता है, जिसको गिल्टी पाए जाने के तौर पर वहां पर पकड़ा गया है, लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं पाया जाता है तो फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब है हैबियस कॉर्पस का। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो नहीं करता है, मिसयूज करता है अपनी ड्यूटीज का, तो हैबियस कॉर्पस उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तीसरा यह है कि जो हायर कोर्ट हैं वो लोअर कोर्ट के ऊपर अगर वो अपने पावर्स या जुरिस्डिक्शन जो उनका है उसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी पोस्ट को इलीगली होल्ड किया हुआ है तो वो इस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ये 3 के तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसे फ्री कर दिया जाता है। यही हैबियस कॉर्पस का मतलब है। इसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन खत्म होता है, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के चलते अगले 10 दिनों तक जो ये हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन है वो जो मेरी कलीग हैं वो इसे कंटिन्यू करेंगी। आप उनसे जो न्यूज डिस्कशन है वो काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से वो न्यूज डिस्कशन करती हैं और काफी अप्रिशिएट भी किया है आप लोगों ने उन्हें। साथ ही वो कंटेंट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी
अच्छे से उनकी इसके बाद जो हमारी मुलाकात होगी इस डिस्कशन में वो 10 अगस्त को होगी और इसके बीच में या इसके दौरान जो मेरी कलीग है वो आपके साथ जुड़ी रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान ना हो और आपकी तैयारी जो है वो लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से होती रहे